नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने 50 एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें आपकी एक वीडियो हो चुकी है। तो आज आपकी सेकंड क्लास है 50 एमसीक्यू की। जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि म्यूज़िक की जितनी भी एग्ज़ामें होती हैं, लाइक यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपीटेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, डी ट्रिपल एसबी, बीपीएससी, बिहार स्टेट, एमपीपीएससी, आरपीएससी और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है, सभी की तैयारी आपके स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी थ्योरी क्लासेस, कई सारे पेपर सॉल्यूशन, कई सारे मॉक टेस्ट, इवन आपके लिए मैंने स्पेशली रिकमेंड मैं आपको करूँगा कि आप मेरी महामैराथन क्लासेस ज़रूर देखिए। उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सर्वप्रथम आपको सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको महामैराथन क्लास की लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, और उसके जस्ट नीचे ये जो आपकी 50 एमसीक्यू की सीरीज़ की जो चल रही है वीडियो, इन सभी की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो वो प्लेलिस्ट की लिंक आपको उसके जस्ट नीचे मिल जाएगी, जिसमें आपके 2 वीडियो हैं। और इसके पहले मैंने आपकी एक मॉक टेस्ट सीरीज़ चलाई थी, जो कि बिल्कुल न्यू मॉक टेस्ट सीरीज़ है, तो उसकी लिंक भी आपको उसके नीचे प्लेलिस्ट की मिल जाएगी। कुल मिला के आपके 100+ वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो सभी कुछ देखिए, सारी चीज़ें, और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज का जो हमारा है 50 एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अलग एमसीक्यू हैं, जो सारी ही एग्ज़ाम बिहार स्टेट, यूजीसी नेट, डी ट्रिपल एसबी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो आज इसमें आपको आज के जो मॉक टेस्ट, ये जो आपका है 50 एमसीक्यू का जो स्पेशल टेस्ट है, इसमें काफ़ी सारे आपके टफ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन शुरू करने के पहले, टेस्ट शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट 2024, डी ट्रिपल एसबी 2024 और बिहार स्टेट 2024 के लिए बैचेस चलाई जा रही हैं। तो अगर आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं और आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 600 रुपीज़ में आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये तीनों कोर्सेज़ आपको अवेलेबल है, और आपको ज्वाइन करने के लिए मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। इस पे आप रजिस्ट्रेशन करके बैच में रजिस्टर हो सकते हैं। और इसके अलावा इसमें आपको सब कुछ लाइव क्लासेस और इसके अलावा आपके एमसीक्यूज़ और सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। टेस्ट भी मिलेंगे और उसमें रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। अगर आप एमपीटेट के स्टूडेंट हैं तो आप सभी को पता है कि अगस्त में आपका कैलेंडर जारी हो चुका है, अगस्त में एग्ज़ाम है। तो अगर उसकी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये 3 मंथ का कोर्स आपको मात्र 1250 रुपीज़ में मिल जाएगा, जिसमें आपको सब कुछ यानी क्लासेस, टॉप 150 क्वेश्चंस के 2 सेट और 6 टेस्ट आपके, और स्टडी मटेरियल सब कुछ दिया जाएगा, और आपकी एक महामैराथन क्लास भी ली जाएगी एग्ज़ाम के पहले। तो अगर आप इससे भी जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ये कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे आज के जो 50 एमसीक्यूज़ हैं उनकी टेस्ट जो है वो शुरू करते हैं हम। इसके पहले हम कर चुके हैं टोटल 50 क्वेश्चंस। तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, जैसा कि मैंने कहा, तो वो आप देख सकते हैं। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न है, भातखंडे जी ने मैरिज संगीत महाविद्यालय की स्थापना कब की? 1926, 1914, 1918 या फिर 1912? तो 1926 में भातखंडे जी ने मैरिज म्यूज़िक की स्थापना करी। भातखंडे जी का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकी बात करें तो इनका जन्म 1860 में बालकेश्वर बम्बई में हुआ है। बालकेश्वर मुंबई में इनका जन्म हुआ है। और इनको हडरंग, मार्जीकर, चतुर पंडित, इन सभी नामों से जाना जाता है।
तो ये आप याद रखिएगा। और इन्होंने कई सारे सम्मेलन भी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भातखंडे जी ने माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना कब की है? थोड़ा सा छोटा इसको करने की कोशिश करते हैं कि दिखे। चलिए, तो भातखंडे जी ने माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना कब की है? तो उन्होंने माधव संगीत विद्यालय की स्थापना 1918 में की है और इसी को बाद में भातखंडे संगीत विद्यालय का नाम दिया गया, भातखंडे संगीत विद्यालय। और ये कहाँ पे की थी उन्होंने? तो ये आपके लखनऊ में। कहाँ पे करी थी? लखनऊ में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राम गोपाल कौन है? गायक, वादक, नर्तक या फिर नाट्यकार? तो राम गोपाल एक नर्तक हैं, 1912 में इनका जन्म हुआ है और एक कोरियोग्राफर के रूप में भी जाने जाते हैं। कोरियोग्राफर। नेक्स्ट चलते हैं। आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना किसने की? ओमकार नाथ ठाकुर, अब्दुल करीम खां, बाबा अलाउद्दीन खां या फिर पंडित नारायण राव व्यास? तो आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना आपके की है अब्दुल करीम खां साहब ने। 1872 में इनका जन्म हुआ था अब्दुल करीम खां साहब का। और काफ़ी बड़े कलाकार थे ये भी। किराना घराने के ये कलाकार हुए हैं और किराना घराने के संस्थापक भी आपके अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ हुई है? तो आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना आपके 1913 पुणे में हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। उस्ताद इनायत खान सितार से पहले क्या बजाते थे? तबला, सुरबहार, पखावज या फिर सारंगी? तो उस्ताद इनायत खान की बात हो रही है, तो ये आपके सुरबहार बजाते थे सितार से। सितार इनका मुख्य वाद्य और सितार से पहले ये सुरबहार बजाते थे। उस्ताद इनायत खान की बात करें तो ये आपके सितार के इमदाद खानी बाज के कलाकार हैं और इमदाद खानी घराने के कलाकार हैं। इमदाद खानी घराना जो है आपका, उसको इटावा घराना भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। कभी एग्ज़ाम में आपसे इटावा घराने से पूछ लें तो आपको ये भी आना चाहिए। इनायत खां के जो पिता हैं उनका नाम है इमदाद खां, यानी इमदाद खां के ही पुत्र ये हुए हैं। और इनायत खां जो है इनके पुत्र आपको सभी को पता है कि प्रसिद्ध उस्ताद जो है विलायत खां है। विलायत खां है। और नहीं भी पता है तो आपको ये याद रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। तो सितार से पहले इनायत खां जी सुर बहार बजाते थे। ललित कला एकेडमी की स्थापना कब की गई है? तो ललित कला एकेडमी की स्थापना आपके 1954 में की गई है। नेक्स्ट चलते हैं। किस सितार वादक के सितार में गायकी अंग दिखाई पड़ता है? उस्ताद इनायत खां, उस्ताद हलीम ज़फ़र, उस्ताद विलायत खां और पंडित रविशंकर? तो उस्ताद विलायत खां जो थे उनके आपके सितार में गायकी अंग का झलक दिखती थी और ये आपके इनायत खां के पुत्र हैं। और आज विलायत खां के पुत्र सुजात खां भी काफ़ी फेमस है, बहुत नाम कमा रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। हलीम ज़फ़र जो हैं ये आपके 1927 में इनका बर्थ हुआ है इंदौर में। और इंदौर घराने में, इंदौर के सितार के घराने से ये बिलोंग करते हैं। और इसमें आगे हम बात करें तो पंडित रविशंकर भारत रत्न अवॉर्डेड 1999 में इनको भारत रत्न मिला है। सेकंड, ये दूसरे नंबर के कलाकार हैं भारत के जिनको भारत रत्न मतलब मिला है संगीत की फील्ड में। नेक्स्ट चलते हैं। रुक्मणी अरुणेलम किससे संबंधित है? सितार, तबला, गायन या फिर नृत्य? तो रुक्मणी अरुणेलम आपके नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। संगीत के 7 स्वर 7 विभिन्न पशु पक्षियों की ध्वनि की देन है, ये कथन किस शास्त्रकार का है? पंडित ओमकार नाथ, पंडित दीनानाथ, पंडित सोमनाथ या फिर पंडित दामोदर? तो ये आपके पंडित दामोदर जी का कथन है। नेक्स्ट चलते हैं। जोगिया सारंगी में तात के कितने तार होते हैं?
3, 4, 5 या फिर 6। तो जोगिया सारंगी में आपके तात के 3 तार होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वाद्यों के काफ़ी प्रश्न इस मॉक टेस्ट में मैंने डाले हैं, तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमायचा की तबली किस प्रकार की है? चौकोर आकार की, त्रिभुज आकार की, वृत्त आकार की या फिर सीधी रेखा के आकार की? तो ये आपके वृत्त आकार की तबली इसकी होती है। कमायचा कौन सी? कमायचा की बात करें तो ये राजस्थान का आपका काफ़ी प्रसिद्ध लोकवाद्य है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। कमायचा कौन सी सारंगी से मिलता जुलता वाद्य है? तो कमायचा आपके मराठी सारंगी से मिलता जुलता वाद्य है। चंग वाद्य है 15 से 21 अंगुल व्यास का, 16 से 22 अंगुल व्यास का, 17 से 23 अंगुल व्यास का या फिर 18 से 24 अंगुल व्यास का? तो चंग वाद्य आपका 16 से 22 अंगुल व्यास का है। चंग वाद्य यंत्र को और क्या कहते हैं? डफ, चांगली, चोंग, ढोलिया? तो चंग वाद्य यंत्र आपका डफ को ही चंग वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है। तो कभी डफ का दूसरा नाम आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, या आप भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। गंगूबाई हंगल राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में किसको मिला है? पंडित जसराज जी, किशोरी अमोणकर जी, अश्विनी भिड़े या फिर पंडित वेंकटेश कुमार जी? तो ये 2017 में आपके पंडित वेंकटेश कुमार जी को मिला है। किराना घराने के ये कलाकार हैं और काफ़ी प्रतिष्ठित कलाकार हैं, आज की तारीख में वर्तमान में काफ़ी नाम कमा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपने इनकी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है तो ज़रूर सुनिए, आपको बहुत कुछ सीखने को इनसे मिलेगा। पंडित वेंकटेश कुमार कौन से घराने के हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि ये आपके किराना घराने के हैं। नेक्स्ट चलते हैं। राग सावेरी हिंदुस्तानी किस राग के समान है? तो जोगिया, दुर्गा, कल्याणी या फिर पूर्वी? तो सावेरी आपके जोगिया के समान है। दुर्गा की बात करें तो ये आपके शुद्ध सावेरी। जब भी आप आंसर करें तो पॉज करके करें, इससे आपको पता चलेगा कि आपको इसमें कितना आता है और अभी कितना और आपको सीखने की ज़रूरत है। पूर्वी का है आपके कामवर्धनी। नेक्स्ट चलते हैं। तानसेन उनके गुरु हरिदास से कितने छोटे हैं? अब आपको ये पता होना चाहिए कि हरिदास जी का जन्म हुआ है 1502 ईस्वी में और तानसेन जी का जन्म हुआ है 1532 ईस्वी में। तो ये आपके 1502 से आप जोड़ लीजिए, कितने हो रहे हैं? 32 में से 2 आप इसमें आपके 2 माइनस कर दीजिए, तो 30 साल आपके तानसेन छोटे हैं उनके गुरु से। इस प्रकार के प्रश्न आपके एमपी टेट में देखे गए थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दूसरी एग्ज़ामों में नहीं आ सकते, दूसरी एग्ज़ामों में भी पूछे जा सकते हैं, तो हमको हर प्रकार से आना चाहिए। गज़ल के आविष्कारक कौन है? शौरी मियाँ, सुल्तान हुसैन शर्की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर गुलाम अली? तो गज़ल के आपके आविष्कारक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। शौरी मियाँ की बात करें तो ये आपके टप्पे के आविष्कारक हैं। सुल्तान हुसैन शर्की आपके बड़े ख्याल के आविष्कारक हैं, बड़े ख्याल के। और गुलाम अली जो हैं आपके, ये दोनों आपके एक छोटे गुलाम अली हुए हैं वो गज़ल के हुए हैं, और बड़े गुलाम अली आपके पटियाला घराने के ख्याल गायकी के फेमस कलाकार हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बड़े ख्याल का आविष्कार कौन सी सदी में हुआ है? तो बड़े ख्याल का आविष्कार आपके 15वीं सदी में हुआ है, 15वीं शताब्दी में। नेक्स्ट चलते हैं। छोटे ख्याल का आविष्कार कौन सी सदी में हुआ है? 15वां, 14वां, 13वां या फिर 17वां? तो 14वीं सदी में आपके छोटे ख्याल का आविष्कार हुआ है अमीर खुसरो द्वारा। मेरा उद्देश्य यही है, मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराऊंगा। अभी देखिए 15 मिनट ही हुए हैं और मैंने आपको 25 प्रश्न लगभग करा दिए हैं। ये आपका 23वां प्रश्न चल रहा है इस मॉक टेस्ट का। 1924 में क्या नहीं हुआ है? अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है तो ही आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे। और ये बड़ी एग्ज़ाम जैसे यूजीसी नेट, DSSB इस टाइप के एग्ज़ामों में इस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे, तो आप अभी से प्रिपरेशन करिए इसकी। कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते होंगे कि हम यूजीसी नेट और DSSB की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सर बिहार स्टेट लेवल के क्वेश्चन करा
करा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंपल से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस यहाँ करवाए जाएंगे। आप ये देखेंगे कि इस मॉक टेस्ट में मैंने यूजीसी नेट और DSSS के लेवल के क्वेश्चंस ज़्यादा रखे हैं, और इसके पहले वाले मॉक टेस्ट में बिहार स्टेट के लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो हर लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बस आपको पेशेंस रखना है और तैयारी करते रहना है। 1924 में क्या नहीं हुआ है? तानसेन समारोह की शुरुआत, पंडित कुमार गंधर्व जी का जन्म, पंडित लाल मणि मिश्र जी का जन्म, या बाबा अलाउद्दीन खां साहब की एकेडमी की स्थापना। तो देखिए यहाँ पे चारों, आपको अगर हर चीज़ का नॉलेज है तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो देखिए तानसेन समारोह की शुरुआत 1924 में हुई है, पंडित कुमार गंधर्व जी का जन्म भी 1924 में हुआ है, पंडित लाल मणि मिश्र जी का जन्म भी 1924 में हुआ है, लेकिन बाबा अलाउद्दीन खां साहब की एकेडमी की स्थापना 1924 में नहीं हुई है। उनकी एकेडमी की स्थापना हुई है 1979 में। और ये भी मैं बता दूं कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है भोपाल में। यह आपको याद रखना है। मैयर इनका घराना भी है, मैयर से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी एकेडमी की स्थापना भोपाल में हुई है। इस प्रकार के प्रश्न ही स्टूडेंट्स को उलझाते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा। यह आपका प्रश्न अभी यूजीसी नेट में इसी साल आया था, यानी इसके पहले जो एग्ज़ाम हुई थी दिसंबर वाली, उसमें आया था। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं आजकल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हास्य रस का रंग क्या है? श्वेत, कृष्ण, नीला या फिर लाल? तो श्वेत। रस के ऊपर एक मैंने काफ़ी अच्छा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो आप मेरी थ्योरी क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको रस से रिलेटेड काफ़ी अच्छा वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपके रस का जानवरों से संबंध, रस का आपके भावों से संबंध, ऐसे अलग अलग सारे मैंने उसमें संबंध को डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट चलते हैं। 25 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? रति, शोक, उत्साह या फिर भय? तो करुण रस की बात हो रही है, तो करुण रस का शोक आपका स्थायी भाव हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सामवेद में किसके लिए रस का प्रयोग नहीं हुआ है? दुग्ध, मधु, सोम या फिर कंठ? तो ये आपके कंठ के लिए सामवेद में रस का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। शृंग किस प्रकार का वाद्य है? शुशीर है, अवनद है, घन्य है या फिर तत् है? तो शृंग आपका शुशीर वाद्य है। नेक्स्ट चलते हैं। शृंग वाद्य कौन से दो जानवरों के सींग का बना होता है? बकरे और भैंसे का, भैंस और हिरन के सींग का, या फिर बकरे और हिरन के, या भैंस और गाय के सींग का? तो ये आपके भैंस और हिरन के सींग का बना होता है शृंग वाद्य। नेक्स्ट चलते हैं। सुंदरी वाद्य किससे संबंधित है? नफीरी, प्रणव, पुंगी या फिर पुण्यई? तो सुंदरी वाद्य आपके नफीरी से संबंधित है, यह आपके नफीरी से संबंधित है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि सुंदरी और नफीरी किसको कहते हैं? तो ये आपके शहनाई को कहते हैं। शहनाई को ही, इसके ही दो नाम है, सुंदरी और नफीरी। तो आपको दोनों याद रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। शहनाई में कितने छेद होते हैं? 7, 9, 6 या फिर 8? तो शहनाई में आपके 8 छेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? प्रणव, नफीरी, शृंग और दुंदुबी? तो अब यहाँ पे कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे अगर उन्होंने नफीरी के बारे में नहीं पढ़ा है, यानी शहनाई के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा है, क्योंकि शहनाई को ही आपके नफीरी कहते हैं। अब यहाँ पे वो सोचेंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब तो शहनाई बजाते थे, तो ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं, ये तो क्लेम का प्रश्न है, लेकिन ऐसा नहीं है। शहनाई को नफीरी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से भी एग्जामिनर घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। गौरी कलाम कहाँ का वाद्य यंत्र है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश? तो ये आपके तमिलनाडु का वाद्य है। तो आपको अब इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, अब ये गौरी कलाम आपने वाद्य का नाम भी नहीं सुना होगा, ऐसे ऐसे वाद्य आपके एग्जाम के एमपी टेट में पूछे गए थे। तो अगर आप में से कोई एमपी टेट का स्टूडेंट है और बहुत ज़्यादा डिटेल में इन वाद्यों के बारे में पढ़ना चाहता है, तो मेरे उस कोर्स से जुड़ सकता है। मैंने काफ़ी सारे वाद्य उसमें कवर आपके किए हैं, 1250 वाला जो मैंने आपको कोर्स बताया है। नेक्स्ट चलते हैं। गौरी कलाम वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है? अवनद, घन, शुशीर या फिर तत्? तो ये आपके शुशीर वाद्य की श्रेणी में आता है। कछवा सितार में कितने तार होते हैं? 2, 1, 6 या फिर 7?
कछवा सितार में आपके एक तार होता है। बाबा मलंग कौन से घराने के तबला वादक हैं? तो बाबा मलंग काफ़ी विख्यात तबला वादक थे। पंजाब, बनारस, फर्रुखाबाद या फिर दिल्ली, तो ये आपके पंजाब घराने के बाबा मलंग काफ़ी फेमस कलाकार हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हलीम एकेडमी ऑफ सितार की स्थापना कहाँ हुई है? अब यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट्स करेंगे इंदौर, लेकिन ये गलत है। हलीम एकेडमी ऑफ सितार की स्थापना मुंबई में हुई है। सोचेंगे कि हलीम जफ़र जी जो हैं वो इंदौर के हैं, तो इनकी एकेडमी की स्थापना भी इंदौर में हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न ही आपको उलझाते हैं। तो ये आपका आज का जो मॉक टेस्ट है ये मॉडरेट लेवल का भी आप बोल सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगा होगा कि काफ़ी टफ प्रश्न है, तो आप कमेंट करिएगा कि हाँ सर काफ़ी टफ है, तो और थोड़ा मॉडरेट लेवल का मैं लाऊंगा, या आपको इस प्रकार के प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो आप वैसा बोलिए, तो उस प्रकार के प्रश्न आपको मैं करवाऊँगा। राग रहस्य किताब किसकी है? रामाश्रय झा, लालमणि मिश्र, आचार्य बृहस्पति या फिर कंठे महाराज? तो ये आपके आचार्य बृहस्पति की किताब है। रामाश्रय झा की जो है आपकी अभिनव गीतांजलि, ये आपके रामाश्रय झा जी की पुस्तक है। और लालमणि मिश्र जी की है भारतीय संगीत के वाद्य यंत्र, यह आपके लालमणि मिश्र जी की बुक है, वाद्य यंत्र। ये रुद्र वीणा के कलाकार आपके हुए हैं। और इस बार का जो आपका यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम होगा उसमें मैं डैम श्योर हूँ कि आपके लालमणि मिश्र जी का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। काफ़ी टाइम से इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। अभी पिछली बार भी मैं जब महामैराथन क्लास ली थी मैंने, तो मैंने गैस किया था कि आपके कटपयादी योजना से क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि 2 साल से आपके क्वेश्चन नहीं आया था और 100% कटपयादी योजना से प्रश्न आया ही आया। तो मेरे प्रश्न काफ़ी कुछ बैठ रहे हैं एग्ज़ामों में, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो आप भी सारी एग्ज़ाम में क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दुर्गापरन किस विद्यार्थी के ग्रंथ की है? तो दुर्गापरन आपके कुदव सिंह ने आविष्कृत किए। नेक्स्ट चलते हैं, भवानी सिंह का उपनाम क्या है? प्रेम जी, भवानी जी, दास जी या फिर दास जी? तो ये आपके दास जी इनका उपनाम है। भवानी सिंह आपके जो हैं ये आपके पंजाब घराने के प्रवर्तक हैं, पंजाब घराने के प्रवर्तक हैं ये आपके। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। पंजाब घराना कौन सा वाला ये भी याद रखिएगा, तबले का पंजाब घराना। और कोई सी विधा में वैसे पंजाब घराना है भी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रथम महिला सारंगी वादिका कौन है? अन्नपूर्णा देवी, शरण रानी, अरुणा नारायण काले या फिर सुकन्या राजम? तो यहाँ पे आपके अरुणा नारायण काले जो है ये प्रथम आपके सारंगी वादिका है। अन्नपूर्णा देवी बाबा अलाउद्दीन खां साहब की बेटी, जो कि सुर बहार की प्रथम महिला वादिका है। ये सुर बहार की है आपके, तो ये आपको याद रखना है कि सुर बहार की प्रथम महिला वादिका कौन है, तो वो आपके अन्नपूर्णा देवी। और इनकी पंडित रविशंकर जी की पत्नी है ये। अरुणा नारायण काले जो हैं वो आपके राम नारायण काले जो हुए हैं वो इनके पिता हैं। और काफ़ी बड़े सारंगी वादकों में इनका नाम आता है, राम नारायण काले जी का। और उन्हीं की सुपुत्री आपके अरुणा नारायण काले प्रथम महिला सारंगी वादिका है। शरण रानी को सरोद रानी के नाम से भी जानते हैं, तो ये सरोद बजाती हैं सरोद रानी के नाम से। और सुकन्या राजम आपके नृत्य से संबंधित है। तो ये सब थोड़ी जानकारी थी। नेक्स्ट चलते हैं, मक्खन लाल पखावज के कौन से घराने से है? पंजाब घराना, जयपुर घराना, मथुरा घराना या फिर दतिया घराना? तो ये आपके पखावज के पंजाब घराने से है। जय किशन महाराज नृत्य के घराने से कौन से घराने से है? ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसको सही करिएगा। तो ये आपके लखनऊ, बनारस, जयपुर या फिर राजगढ़? तो ये आपके लखनऊ घराने से है। नेक्स्ट चलते हैं, खांग लिंग किस प्रकार का वाद्य? अब इस प्रकार के वाद्य आपके लिए नए होंगे बिल्कुल, और इसीलिए मैं आपके लिए इस प्रकार के एडवांस लेवल के प्रश्न लाया हूँ, ताकि आपके एग्जामों में आपकी हेल्प अच्छे से हो सके। अवनत, घन, सुशीर या फिर तत्? तो ये आपका खांग लिंग जो है ये आपका सुशीर वाद्य है। नेक्स्ट चलते हैं, दुर्लभ वाद्य यंत्र खांग लिंग कहाँ का वाद्य है? तमिलनाडु, सिक्किम, मणिपुर या फिर लद्दाख? तो यह आपका लद्दाख का लोकवाद्य है।
थार्ड भैरवी में सा और प को छोड़कर बाकी सारे स्वर को एक सेमीटोन ऊंचा करने पर कौन सा थार्ड प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा आपका थार्ड भैरवी, तो ये आपका थार्ड भैरवी हो गया, कोमल धा कोमलनी। आप सभी को पता है कि थाट में सा नहीं होता है, सिर्फ आरोह आपका होता है, वो भी 7 स्वर का। तो ये मैंने आपका थाट लिख दिया है भैरवी। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि सा और प को छोड़कर बाकी सारे स्वर को एक सेमीटोन ऊंचा करने पर कौन सा थाट प्राप्त होगा। एक सेमीटोन का अर्थ होता है आधा स्वर, हाफ नोट। तो जब सा और प को छोड़ देंगे हम और रे को हाफ स्वर ऊंचा करेंगे तो ये हो जाएगा शुद्ध रे, ये हो जाएगा आपका शुद्ध ग को ऊंचा करेंगे और माँ को करेंगे तो तीव्र माँ। प को छोड़ना है हमको, सा को भी छोड़ना है, और ध को आपको शुद्ध करेंगे तो कोमल ध से शुद्ध ध हो गया, एक स्वर ऊंचा कर दिया, और नी को हमने हाफ नोट ऊंचा करा तो शुद्ध नी हो गया। यानी कुल मिला के कौन सा थाट आपका बन गया, तो ये आपका बन गया कल्याण थाट। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गान संहिता को कितने भागों में विभक्त है। गान संहिता कितने भागों में विभक्त है, 3, 4, 5 या फिर 2। तो ये आपके 4 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट चलते हैं। पंडित अयोध्या प्रसाद शिष्य हैं, किनके शिष्य हैं, रामशंकर दास के, भवानी सिंह के, कुदव सिंह के या फिर राम नारायण के। तो ये आपके कुदव सिंह के शिष्य है। किस वाद्य यंत्र को महावीणा की संज्ञा दी गई है, कांड वीणा, बाण वीणा, करकरी वीणा या फिर वल्लकी वीणा। तो ये आपके बाण वीणा को महावीणा की संज्ञा दी गई है। अब लास्ट प्रश्न है आपके इस मॉक टेस्ट का कि तुनौ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, शुशिर, अवनद, घन या फिर तत्। तो ये आपका शुशिर वाद्य और तुनौ आपका प्राचीन कालीन वाद्य है। रामायण और पुराने ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये था आपका पूरे 50 क्वेश्चंस, और इसके पहले के 50 क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे तो उसका जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पहले महामैराथन की प्लेलिस्ट के लिंक और उसके जस्ट नीचे आपको 50 MCQ वाली सीरीज़ जो चल रही है इसकी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग फुल क्लास, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप मेरी सारी क्लासेस देखिए, थ्योरी क्लासेस, प्रैक्टिकल, सब कुछ आप देखिए। आप सारे पेपर सॉल्यूशन देखिए, महामैराथन क्लासेस देखिए। ये वाली क्लास भी अगर आपको अच्छी लगी हो और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। आपका नेक्स्ट वीडियो परसों आपका आएगा।